व्हाट्सअप गाइस, एल्विश की नई वीडियो आई है, हिंदूज आर नॉट सेफ एनीमोर। तो देखते हैं क्या कुछ टॉपिक पे बात होगी। मेरे को लगता है एक तो बांग्लादेश वाले इशू पे भी शायद से बात होने वाली है। बाकी आप चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। राम राम भाई सभी लोगों को, वेलकम बैक टू माय मेन चैनल। बहुत सारे लोग मेरे को कह रहे थे एल्विश भाई तो मेन चैनल छोड़ के भाग गया, एल्विश भाई तो रिटायर हो गया, एल्विश भाई सिर्फ ब्लॉग बनाता है, शोज करता है, मेन चैनल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बट नहीं, देखो वी आर बैक और इस बारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम लोग वापस आए हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें दो चीजें बहुत खास है। पहला कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कि अब बिल्कुल गायब हो चुका है। जब भी हमारे देश में कोई बड़ी घटना होती है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग एकदम से पागल हो जाते हैं, मेला लग जाता है, लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, कभी कैंडल्स लेके, कभी प्रोटेस्ट करते हैं। बट थोड़े टाइम बाद आप देखोगे बिल्कुल चीजें गायब हो जाती हैं, जैसे वो चीजें कभी हुई ना हो। अब सेम सीन बांग्लादेशी हिंदूज और कोलकाता केस जो हुआ, अब कहीं पे भी आप नहीं सुनोगे, ना कोई अपडेट इनकी सुनोगे, ना कोई लोगों के मुंह से कोई बात होती सुनोगे। बहुत लोग मेरे से पूछेंगे एल्विश भाई आप इतनी लेट क्यों इस टॉपिक पे वीडियो निकाल रहे हो। मैं इसी वजह से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसको दोबारा गर्म करने की जरूरत है। तो इसी चीज को दोबारा से लोगों के सामने रखने मैं लेके आ चुका हूँ ये वाली वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखना। और भाई ये तो चलो मैंने नई वीडियो निकाल दी कि भाई लोग भूल गए, दोबारा से चलो इसको थोड़ा गर्म कर दिया टॉपिक को। बट हमें चीजें भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि भूलने से उनका रिजल्ट अलग हो जाता है। आप किसी भी टॉपिक के लिए आक्रोश दिखाओगे, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे रियल लाइफ में, तो उसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप पेशेंट होके उस चीज को याद रखोगे। मैं चाहता हूं कि मैं अपने माध्यम से ये सीरियस टॉपिक और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर ये वीडियो है, मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं और आप लोग मेरी बात समझो। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, पर्सनल रंजिश अपनी जगह है, पर्सनल आइडियोलॉजी अपनी जगह है। आप किसी भी दल के विरोधी या समर्थक हो सकते हो, मगर जब बात अपने देश की आए तो सबसे पहला धर्म है देश के साथ खड़ा होना। पार्टी देखो आपकी कोई भी हो सकती है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, जो मर्जी हो, देश को मजबूत बनाने के लिए काम किया जाना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है उस पर हमारे देश के ही ओपोजिशन वाले नेता जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ उसी तरीके का तख्ता पलट करने की सोच भारत में भी कुछ लोग रखते हैं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी को अनस्टेबल बनाने में लग रखे हैं। समझ रहे हो, जिस तरीके से बांग्लादेश में हालत बिगड़ी हुई है उसी तरीके से भारत में भी हालत बिगाड़ने की साजिश करी जा रही है। सारी चीजें तुम्हें वीडियो में समझाऊंगा, एंड तक देखना। और इन चीजों को समझने के लिए हमें कुछ गुजरी हुई तारीखों के पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 5 अगस्त 2024 ये वही तारीख है जब बांग्लादेश धधक रहा था, सड़क पे चिंगारियां जल रही थी, आरक्षण की सुलग रही आग में कट्टरपंथी का पेट्रोल डाला जा चुका था और देखते ही देखते जमहूरी हुकूमत घुटनों पे आ चुकी थी। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पे कुल्हाड़ी चल रही थी, हर तरफ आग लगी थी, कहीं गाड़ी तोड़ रहे थे तो कहीं बस फूक रहे थे, चुप कर दिया था। प्रधानमंत्री आवास में कुछ लोग घुस गए थे। आप मानोगे नहीं, पीएम शेख हसीना के अंडर गारमेंट्स तक लूट रहे थे। आपने फोटो देखी होगी वो ऐसे वाली, मैं बोल भी नहीं सकता उस फोटो के बारे में ज्यादा। कर रहे थे बहुत। इससे कुछ घंटे पहले ही शेख हसीना जो जीते जागते और हरे भरे देश की प्रधानमंत्री थी, वो अपने ही देश छोड़ के भागने को मजबूर हो गई। After the Prime Minister Sheikh Hasina surprised the country by resigning today and fleeing to India. क्योंकि अगर वो देश ना छोड़ती तो मेरे हिसाब से उनकी मौत तय थी। शेख हसीना ने जब देश छोड़ने की सोची तो सबसे सेफ उनको हमारा देश भारत लगा। ये बात अलग है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बार बार भारत से कह रही थी कि शेख हसीना को हमें सौंप दो ताकि हम उन पे केस चला सकें, लेकिन भारत ऐसा कभी भी नहीं करेगा क्योंकि भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ एक पड़ोसी वाला नहीं है, बल्कि भारत का जुड़ाव इसलिए भी है कि बांग्लादेश की पाकिस्तान से आजादी दिलाने में हमारे सैनिकों का बलिदान भी शामिल है। दोनों देश 4009 किलोमीटर की सीमाएं शेयर करते हैं, इसलिए बांग्लादेश में परेशानी होने से भारत का परेशान होना लाजमी था। पर हैरानी इस बात से होती है कि हमारे देश का जो ओपोजिशन है वो इतना ज्यादा खुश हो रहा है और बांग्लादेश के बहाने सरकार पे निशाना साध रहा है। पार्लियामेंट में ओपोजिशन कह रहा है कि बांग्लादेश में तानाशाही का अंत हुआ है और ये भी कह रहा है कि जो भी तानाशाही दिखाएगा
उसका भाई साहब यही हाल होगा। ये तो सीधी भाषा में तुम्हें बताऊं, तुम्हें अगर ये चीजें ना समझ में आ रही हो, कि वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और उनको भी ऐसे ही सत्ता से हटाया जाएगा। ओपोजिशन बार बार ये कह रहा है कि बांग्लादेश की युवा क्रांतिकारी की जीत हुई है और इनसे जो टकराएगा उनका हाल शेख हसीना जैसा ही होगा। मगर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई तुम्हारा भाई बताएगा। सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जीत हुई है। सच्चाई ये है कि चुनी हुई सरकार हारी और आतंकवादी जीते। सच्चाई ये है कि एक देश हारा और आतंक की जीत हुई। कहते हैं कि जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो अपना घर बचा लो, क्योंकि भाई साहब अपने घर में भी आग लग सकती है। तो जैसे ही बांग्लादेश जल रहा था उसकी गर्मी हमारे भारत में भी महसूस हो रही थी, मगर हमारे देश का ओपोजिशन को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि संकट कितना बड़ा है। मैं आपको बताता हूं, अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश के इलेक्शन से पहले ही ओपोजिशन पार्टी शेख हसीना को इंडिया का एजेंट बता रही थी और यह बोला जा रहा था कि अपनी सरकार बचाने के लिए शेख हसीना ने बांग्लादेश को भारत को बेच दिया। सेम उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ पे ओपोजिशन बार बार बोलता है कि सरकार संविधान को खत्म कर देगी, ठीक उसी तरीके का माहौल बांग्लादेश में माहौल बनाने। जैसे हमारे यहाँ पे ओपोजिशन बार बार कहता है कि सरकार दलितों आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देगी, ठीक वैसे ही वहां भी आरक्षण की आग लगी थी। जैसे हमारे देश में कहा जाता है कि मोदी सरकार युवा विरोधी है, ठीक उसी तरीके से शेख हसीना की सरकार को भी युवा विरोधी बताया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट से आंदोलन कराने की साजिश रची जाती थी, वैसे ही वहां पे भी स्टूडेंट्स को ही मोहरा बनाया गया। पाकिस्तान और चीन मिलकर बांग्लादेश को अनस्टेबल करके भारत में भी सेम हालत बिगाड़ना चाहते थे। शेख हसीना के चलते भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हो रहे थे, यही बात पाकिस्तान को चुभ रही थी। तो उसने साजिश रख के बांग्लादेश का तख्ता पलट करने में अहम भूमिका बनाई। हैरानी तो मैं इस बात की मानता हूं कि जो हमारे देश में सेक्युलर होने का वो करते हैं ना, हम तो भैया बहुत ज्यादा सेक्युलर हैं, ढोल पीटते हैं, जो वो रेडिकल इस्लामिस्ट का साइड ले रहे थे। पिछले 2 सालों में ढाका यूनिवर्सिटी, चिटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, सिलहुट यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी में बड़े लेवल पे इस्लामिक विचारधारा पनपी। पिछले 3 सालों में हर स्टूडेंट इलेक्शन में इनकी जीत हुई और इन्होंने बांग्लादेश में मालदीव्स की तरह इंडिया आउट अभियान चलाया। इन्होंने भारत के खिलाफ हमेशा गलत गलत बोला और घरेलू राजनीति में अपनी सिचुएशन को मजबूत करने के लिए बीएनपी ने हमेशा भारत के लिए जहर ही उगला है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, उसके लोग स्टूडेंट्स की फेक डीपी लगा के स्टूडेंट्स मूवमेंट चलाते थे और आंदोलन को बड़ा करने में कामयाब भी हो गए। अब जो जमाते इस्लाम की सरकार है उसके रिश्ते आईएसआई जो पाकिस्तान की है उससे बहुत ज्यादा गहरे हैं। तो इन बातों से इतना तो क्लियर हो गया कि भैया कौन किसकी साइड है और कौन किसके अगेंस्ट। हमारा ओपोजिशन इतना अंधा हो चुका है कि जो भी पीएम मोदी का विरोध कर रहा है वो उनके साथ खड़ा हो जाता है, चाहे वो बात हमारे देश के अगेंस्ट में ही क्यों ना हो। मैंने भी हमारे देश का किसान हमारी आन बान और शान है, सरकार भी यही मानती है, इसलिए सरकार किसानों के लिए सारी योजनाएं भी चला रही है। पर किसान भाइयों ने अपने हित के लिए आंदोलन किया, जो कि ठीक भी था। देखो मैं ही नहीं कह रहा, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, मैं ही नहीं कह रहा वो खराब था, ये भी था। मैं आप पूरी चीजें सुनना मैं जो बताने वाला हूँ। और देखते ही देखते किसान आंदोलन को भारी शक्तियों ने हाईजैक कर लिया। बाहर से फंडिंग होने लग गई और किसान आंदोलन ने देश विरोधी आंदोलन की शक्ल ले ली। आपको याद होगा कि कैसे हमारे जो देश की शान है लाल किला, उस पे किन लोगों ने कौन सा झंडा लहराया। ये सीधा सीधा इशारा है उन लोगों की तरफ जो भारत में सरकार को अनस्टेबल करना चाहते हैं और किसानों की आड़ में हिंसा फैलाना चाहते हैं, जो कि उन्होंने फैलाई भी देखो अल्टीमेटली। और ये कोई पहली बार नहीं हो रखा कि भाई ये आंदोलन हो गया वो हो गया। इससे पहले भी सीएए और एनआरसी को लेके महीनों तक चला आंदोलन, आपको याद ही होगा। और उसके अंदर जो हमारे उमर खालिद जैसे लोगों की लॉबी ने जम के तमाशे करे शाहीन बाग के अंदर, वो भी आप लोगों को याद होगा। नफरत की आग लगाई है, हम प्यार की शमा जलाएंगे, हम जोर जोर चिल्लाएंगे, एनआरसी नहीं कराएंगे। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे और हमें चाहिए आजादी, ये आपने बहुत सारे सुने होंगे, नारे लग रहे हैं भैया वहां पे आजादी चल रही है, ये चल रही है। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है कि जो हमारा ओपोजिशन है वो ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहता है। ये लोग ये नहीं सोचते कि पीएम मोदी का विरोध करते करते हमारे देश का विरोध हो रहा है भाई। ये लोग हमारे देश का विरोध करने पे उतर आए हैं। बांग्लादेश से हमेशा रोहिंग्या घुसपैठ, सुना होगा आपने न्यूज में, रोहिंग्या उधर मिल गया उधर मिल गया। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक चलाने के चक्कर में इस मुद्दे को हमेशा टालती आई है, मगर उनकी वोट बैंक की राजनीति हिंदुस्तान के लिए कितना खतरा लाती है ये भाई वो बिल्कुल नहीं सोचती।
आपने बहुत बार सुना होगा ओपोजिशन को ये कहते हुए कि हमारे देश में माइनॉरिटी सेफ नहीं है। बेशक पीएम मोदी जी कहते हैं कि भैया सबका साथ, सबका विकास, सब बराबर है मेरे लिए, मगर ओपोजिशन हमेशा नैरेटिव सेट करने में लगी रहती है कि मोदी जी माइनॉरिटीज के खिलाफ है। लेकिन गजब की बात बताऊं तुम्हें क्या है, हमारा ओपोजिशन तब बिल्कुल चुप हो जाता है जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चीन के मारा जाता वहां पर वो है। minority इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता जब बांग्लादेश में मंदिरों में आग लगाई जाती है। इनका मुंह नहीं खुलता जब हिंदू बच्चियों का बलात्कार होता है। इनका मुंह नहीं खुलता जब बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पे करीब 200 अटैक हुए, किसी का घर जला, कई मंदिर टूटे, कई मंदिर लूटे गए, कई पुजारियों की हत्या हुई। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भैया ये सब झूठ है, वहां पे तो सब लोग वो कर रहे थे, चेन बना रखी थी, तो देखो उनके मुंह पे तमाचा तब पड़ता है जो उनकी अभी वाली सरकार है ना, उन्होंने भी कबूल किया है कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है। 16 करोड़ 51 लाख वाली पॉपुलेशन वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या भैया घटती जा रही है। आप डेटा उठा के देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि देश में ओपोजिशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ भैया, बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि मजबूत होनी चाहिए। मजबूत होनी चाहिए। पर बात कम से कम देश के हित की तो कर लो यार। ये थोड़ी ना कि अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में तुम देश में आग लगा लो। बिल्कुल ही हाँ। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। शहर बदल जाते हैं, अपराध का तरीका बदल जाता है, आरोपी भी बदल जाते हैं, मगर बदलता नहीं तो महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध। 16 दिसंबर 2012 को जो निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश जानता है और पूरा देश सड़क पे उतरा था कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोका जाना चाहिए और कानून सख्त किए जाने चाहिए। कानून सख्त भी हुए मगर अपराध कम नहीं हुए। ऐसे ही सेम एक अपराध, सेम तो नहीं बोलूंगा मैं, पर ऐसा एक अपराध कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी हुआ, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। देखो मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी लोगों को पता है कि वहां पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कि कैसे उस महिला डॉक्टर के साथ कितना दुष्कर्म हुआ। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा अपराध हो गया और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको एकदम नॉर्मल घटना मान के जल्दी से जल्दी केस को खत्म करने की कोशिश करी। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने डॉक्टर के घर वालों को बताया कि आपकी लड़की ने करा है, और ये सारी चीजें भैया आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा, कभी तुम्हें लग रहा हो। FIR देर से लिखी गई, जल्दी जल्दी में लड़की का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन बवाल बढ़ा तो पश्चिम बंगाल की पुलिस की कलाई खुल गई और समझ में आ गया कि पुलिस का रवैया कितना ज्यादा गैर जिम्मेदार था। दबाव बढ़ा तो पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया जिसने कबूल कर लिया कि भैया मैंने सब कुछ किया है, मेरे को पकड़ लो। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस घटना को संजय रॉय नाम के एक आदमी ने अंजाम दिया है 12 अगस्त को। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे अलग ही सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो 4 पेज की जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें ये बताया गया है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स पे गहरा घाव था, बहुत होता हाँ। चीख दबाने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। पीड़िता के सर को दीवार से सटा दिया गया जिससे वो चिल्ला ना सके। सवाल ये है कि क्या लेडी डॉक्टर के साथ नहीं बल्कि गैंगरेप हुआ था? क्या डॉक्टर की हत्या में कोई और भी शामिल था? क्या वारदात के बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश करी गई? क्या जानबूझ के FIR लेट दर्ज करी? क्या केस को रफा दफा करने के लिए प्रिंसिपल ने कोई साजिश रची? मेन सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर ममता सरकार का कोई आजू बाजू का है जिसको वो बचाना चाहते हैं? ये सच आज नहीं तो कल देखो भैया सामने आ जाएगा, क्योंकि इस केस में अब CBI आ चुकी है। आरोपी संजय रॉय समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। दूसरा चैलेंज जो सबसे ज्यादा बड़ा है CBI के लिए वो है सबूत जुटाना। डॉक्टरों का कहना है कि घटना जहाँ पे हुई है उसको सील ही नहीं किया गया, उस जगह को सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया, वहां पे CCTV भी नहीं था। ऐसे में CBI के लिए भैया सबूत जुटाना तो देखो बहुत मुश्किल हो गया। ममता सरकार ने बल्कि हाई कोर्ट ने ये केस CBI को दिया है जिसको गलतफहमियों की भैया ममता बनर्जी ने सौंपा है। जितनी कहानी मैंने अभी आप तक बताई है उसके एनालिसिस से ये है कि बंगाल सरकार ने इस केस में लापरवाही बरती है। और मेन चीज बताऊं तुम्हें, किसी भी BJP रूल स्टेट में अगर महिलाओं के साथ अपराध होता है, देखो वो भी गलत है, पर पूरा ओपोजिशन सर पे चढ़ जाता है, आसमान उठा लेता है सर पे कि भैया यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे हुआ है, इनकी लॉबी एक्टिवेट हो जाती है। मगर बंगाल के मामले में सब चुप है। किसी ने नहीं बोला। TMC में 11 महिला MP हैं मगर सबकी सब चुप भी नहीं निकल रही। एक साइड आपने देखा होगा जया बच्चन जी इतनी फेमिनिस्ट बनती हैं कि ओ भैया मेरे नाम के आगे मेरे पति का नाम कैसे जोड़ दिया, लड़ती झगड़ती रहती है, मेरा जया बच्चन ही नाम लिया करो। जया बच्चन इतनी बड़ी फेमिनिस्ट बनती है, लेकिन बंगाल में इतना बड़ा अपराध हुआ उनके मुंह से चू तक नहीं निकली।
बताओ क्यों नहीं निकली? देखो, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं भाई। मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, एक पिता कब तक बेचैन रहे कि उनकी बेटी घर वापस सेफली आएगी या नहीं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से साल 2020 में 28,000 दर्ज हुए, जबकि महिलाओं के साथ हुए कुल अपराध 3,71,503 थे। ये डेटा 2021 में और बढ़ गया। मेरा मानना यह है कि जैसे यूपी में योगी जी क्रिमिनल्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपना के रखते हैं, बुलडोजर बाबा हमारे सही काम करते हैं। देखो, मैं तो इन चीजों के साथ हूँ, जो गलत करता है उसके साथ गलत होना चाहिए। तो बाकी स्टेट्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते यार? हमारी सरकारों को ये सोचना होगा कि ढलता हुआ सूरज हमारी बहन बेटियों को डराए नहीं, हर अनजान आहट से वो घबराए नहीं, सड़क पे चलते वक्त उनके कदम कांपे नहीं। सरकार को ये सोचना होगा, आज ना तो कल सोचना ही होगा। कहने को और भी बहुत सारी चीजें थी मेरे पास कि मैं 10 चीजें उठा के ले आऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में बस यही 2 मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। हमारे देश में हर मोड़ पे एक नया मुद्दा आपको मिल जाएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस सरकार का साथ दो, उस सरकार का साथ दो। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जो भी चीज करो, जो भी चीज आप सोचो, वो हमारे देश के हित में हो। मेरे बहुत सारे भाई ऑफेंड भी हो जाएंगे, भाई हम तो इस पार्टी से सपोर्ट करते हैं, हम इस पार्टी को आप ऐसे बोल रहे हो, उस पार्टी को ऐसे बोल रहे हो। नहीं भाई, देखो, उन सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी है भैया। ना हम पॉलिटिक्स में घुसते, ना मेरा कोई इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट अपने देश के हित में है। मैं अपने देश के लिए बोलता हूँ। कल को रूलिंग पार्टी गलत बोलेगी, हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे। कल को अपोजिशन पार्टी कुछ बोलेगी, हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे। जो चीज मेरे देश के हित में होगी, हम आगे बढ़ चढ़ के उसमें पार्ट लेंगे और अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मेन चैनल की वीडियो भाई यहीं पे खत्म होती है। अगर मैं नहीं कह रहा इसको लाइक करो, जो चीज करो, आप इसको शेयर कर देना, मेरे लिए वो काफी होगा। क्योंकि मैं चाहता हूं जिन लोगों को नॉलेज नहीं है इन चीजों की, उन तक ये बात पहुंचे। और मेरा मानना यह है कि हमारे देश की अगर महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, तभी हमारा देश और तरक्की कर पाएगा। और ऐसे देश में रहने का फायदा ही क्या भाई, जहां पे महिलाएं सुरक्षित ना हो। तो हमारे देश का कानून भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और मैं देखो, एक मेल कैटेगरी को टारगेट नहीं करना चाहता, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि भैया, जैसे हमारे घर में बहन बेटियां हैं, ऐसे औरों की बहन बेटियां भी हैं। तो सबको इज्जत की नज़रों से देखो, सबको अच्छी नज़रों से देखो। आज के लिए इतना ही भैया, और वीडियो आती रहेंगी मेन चैनल पे। मैं कोई रिटायर नहीं हुआ हूँ, आई एम बैक गाइज, आई एम बैक। मेरे को बताना किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए। एक चीज, इस देश के अंदर सख्त कानून, प्रॉपर एजुकेशन, गुड टच बैड टच, लड़कियों से कैसे बिहेव करना है वो चीज, जैसे आप अपनी माँ बहन की बेटियों की रिस्पेक्ट करते हो, वैसे ही आप रिस्पेक्ट बाहर करो। जैसे प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, गुड टच बैड टच हम इतनी वो देखते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही मतलब जिनके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पाते, उनके उसमें भी ना ये चीज कंपलसरी होनी चाहिए। है, कंपलसरी है। क्या होता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हमारे यहाँ पर ना कुछ टॉपिक्स को हॉ माना जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा, हॉ कुछ नहीं है, सोच है। आपको ये पता है कि गलत क्या है, सही क्या है, इतना अगर आप फर्क कर सकते हो। और ये क्या जो इसने, जो कलकत्ता में जिसने कराई है, क्या उसको पता नहीं था? अबे वॉलंटियर है पुलिस का, वो पता तो था ना। फिर बात आती है मानसिकता की, फिर बात आती है सख्त कानून की, फिर बात आती है कि देश में एक डर होना चाहिए इंसानों में, फिर बात आती है नो टॉलरेंस पॉलिसी। बिल्कुल इतनी खुखार कर दो कि आदमी की रूह कांप जाए उसके बाद कि भैया गलती से भी मैंने कुछ कर दिया। पुलिस खड़ी होगी ना चौराहे पे, इंसान के तोते उड़ जाते हैं उस टाइम पे रेड लाइट जंप करने से। छोटी छोटी सी, और नहीं होगी तो अपने यहाँ निकल भी जाते हैं। ये भी होता है, जैसे उसकी जो बताते हैं उसका पास्ट, कि उसकी वाइफ ने भी एक बार कंप्लेंट कराई थी वायलेंस, उसको जो ये करता, इतना वो करता था, ठीक है, अब्यूज करता था। तो उस टाइम भी हो जाता है, रफा दफा करके रहे, छोड़ो घर का है, निपटा लो, ठीक है। फिर वो पुलिस वॉलंटियर भी, जबकि उनका तो ये होता है कि कोई आपका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका होना नहीं चाहिए। इस मामले को बहुत गलत तरीके से हैंडल किया गया। नो डाउट ये चीज थी, ये चीज ना कि उसका ट्रांसफर कर रहे हो, अरे आप उसको पकड़ो, उससे काउंसलिंग करोगे, आप उसको जॉब दे रहे हो। इसके ऊपर सबने क्वेश्चन उठाई है, जो जज है उन्होंने भी क्वेश्चनिंग उठाई थी हर एक चीज। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।